नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग स्टैंडर्ड 12th एनसीईआरटी हिस्ट्री के अंतर्गत एनसीईआरटी हिस्ट्री स्टैंडर्ड 12th के अंतर्गत ये पाठ किसान, जमींदार और राज्य का सेकेंड वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो पाठ का नाम हुआ किसान, जमींदार और राज्य, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य। तो लगभग 16वीं और 17वीं सदी। मेरे चैनल पे आपको स्टैंडर्ड 6 से लेकर के स्टैंडर्ड 12 तक एनसीईआरटी हिस्ट्री का सारा चैप्टर अवेलेबल है। उसी में आज आपको ये किसान, जमींदार और राज्य, ठीक है, तो इसको हम लोग आगे देखते हैं। ये कल वाले वीडियो में जो पार्ट 1 था उसमें पेज नंबर 11 तक हो चुका है। जैसे यहाँ तक आपको कल वाले वीडियो में है 9, 10 और एक छोटा गणराज्य, यहाँ से हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। तो हम लोग लाइन बाय लाइन इसलिए पढ़ते हैं ताकि कम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन, एक भी फैक्ट की बात जो है वह छूटे नहीं। तो उसके लिए एक ही तरीका है, आप किसी भी वीडियो से पढ़िए, किसी भी चैनल पे जाइए, पढ़ना तो आप ही को है, और जो भी सेंटेंस में लिखा है, जो भी किताब में है, चैप्टर में लिखा है, उसको याद करना ही एकमात्र पढ़ाई का मतलब है। तो इसी बात को ध्यान में रख करके हर पंक्ति आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। एक छोटा गणराज्य, ग्रामीण समुदाय की अहमियत को हम कैसे समझें? 19वीं सदी के कुछ अंग्रेज अफसरों ने भारतीय गांवों को एक ऐसे छोटे गणराज्य के रूप में देखा जहां लोग सामूहिक स्तर पर भाईचारे के साथ संसाधनों और श्रम का बंटवारा करते थे। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि गांव में सामाजिक बराबरी थी। संपत्ति की व्यक्तिगत मिल्कियत होती थी, साथ ही जाति और जेंडर, सामाजिक लिंग के नाम पर समाज में गहरी विषमताएं थीं। कुछ ताकतवर लोग गांव के मसलों पर फैसले लेते थे और कमज़ोर वर्गों का शोषण करते थे। न्याय करने का अधिकार भी उन्हीं को मिला हुआ था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि गांवों और शहरों के बीच होने वाले व्यापार की वजह से गांवों में भी नकद के रिश्ते फैल चुके थे। मुगलों के केंद्रीय इलाकों में कर की गणना और वसूली भी नकद में की जाती थी। जो दस्तकार निर्यात के लिए उत्पादन करते थे, उन्हें उनकी मजदूरी या पूर्व भुगतान भी नकद में ही मिलता था। इसी तरह कपास, रेशम या नील जैसी व्यापारिक फसलें पैदा करने वालों का भुगतान भी नकदी ही होता था। ठीक है, तो अब हम लोग देखें कि ये गांव में मुद्रा 17वीं सदी में फ्रांसीसी यात्री जॉन बैप्टिस्ट टैवर्नियर को यह बात उल्लेखनीय लगी कि भारत में वे गांव बहुत ही छोटे कहे जाएंगे जिनमें मुद्रा की फेर बदल करने वाले, जिन्हें सराफ कहते हैं, ना हों। एक बैंकर की तरह सराफ हवाला भुगतान करते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक पैसे के मुकाबले रुपए की कीमत बढ़ा देते हैं और कौड़ियों के मुकाबले पैसे। कृषि समाज में महिलाएं, जैसा कि शायद कई समाजों में आपने गौर किया होगा, उत्पादन की प्रक्रिया में मर्द और महिलाएं खास किस्म की भूमिकाएं अदा करते हैं। जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं वहाँ महिलाएं और मर्द कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम करते थे। मर्द खेत जोतते थे, वे हल चलाते थे, और महिलाएं बुआई, निराई और कटाई के साथ साथ पकी हुई फसल का दाना निकालने का काम करती थीं। जब छोटी छोटी ग्रामीण इकाइयों का और किसान की व्यक्तिगत खेती का विकास हुआ, जो कि मध्यकालीन भारतीय कृषि की खासियत थी, तब घर परिवार के संसाधन और श्रम उत्पादन की बुनियाद बने। स्वाभाविक तौर पर ऐसे में लिंग बोध के आधार पर आम तौर पर किया जाने वाला फर्क घर के लिए महिलाएं और बाहर के लिए मर्द मुमकिन नहीं था। फिर भी महिलाओं की जैव वैज्ञानिक क्रियाओं को लेकर लोगों के मन में पूर्वाग्रह बने रहे। मसलन पश्चिमी भारत में राजस्वला महिलाओं को हल या कुम्हार का चाक छूने की इजाज़त
नहीं थी। इसी तरह बंगाल में अपने मासिक धर्म के समय महिलाएं पान के बागान में नहीं घुस सकती थीं। सूत काटने, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को साफ करने और गूंथने और कपड़ों पर कढ़ाई जैसे दस्तकारी के काम उत्पादन के ऐसे पहलू थे जो महिलाओं के श्रम पर निर्भर थे। किसी वस्तु का जितना वाणिज्यीकरण होता था, उसके उत्पादन के लिए महिलाओं के श्रम की उतनी ही मांग होती थी। दरअसल किसान और दस्तकार महिलाएं ज़रूरत पड़ने पर न सिर्फ खेतों में काम करती थीं, बल्कि नियोक्ताओं के घरों पर भी जाती थीं और बाजारों में भी। चूँकि समाज श्रम पर निर्भर था, इसलिए बच्चे पैदा करने की अपनी काबिलियत की वजह से महिलाओं को महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखा जाता था। फिर भी शादीशुदा महिलाओं की कमी थी, क्योंकि कुपोषण, बार बार मां बनने और प्रसव के वक्त मौत की वजह से महिलाओं में मृत्यु दर बहुत ज़्यादा था। इससे किसान और दस्तकार समाज में ऐसे सामाजिक रिवाज पैदा हुए जो संभ्रांत समूहों से बहुत अलग थे। कई ग्रामीण संप्रदायों में शादी के लिए दुल्हन की कीमत अदा करने की ज़रूरत होती थी, न कि दहेज की। तलाकशुदा महिलाएं और विधवाएं दोनों ही कानूनन शादी कर सकती थीं। महिलाओं की प्रजनन शक्ति को इतनी अहमियत दी जाती थी कि उस पर काबू खोने का बड़ा डर था। स्थापित रिवाजों के मुताबिक घर का मुखिया मर्द होता था। इस तरह महिला पर परिवार और समुदाय के मर्दों द्वारा पुरजोर काबू रखा जाता था। बेवफाई के शक पर ही महिलाओं को भयानक दंड दिए जा सकते थे। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र आदि पश्चिमी भारत के इलाकों से मिले दस्तावेजों में ऐसी दरख्वास्त मिली है जो महिलाओं ने न्याय और मुआवजे की उम्मीद से ग्राम पंचायत को भेजी थीं। पत्नियां अपने पतियों की बेवफाई का विरोध करती दिखाई देती हैं, या फिर गृहस्थी के मर्द पर यह आरोप लगाती थीं कि वे पत्नी और बच्चों की अनदेखी करता है। मर्दों की बेवफाई हमेशा दंडित नहीं होती थी, लेकिन राज्य और ऊंची जाति के लोग अक्सर ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते कि परिवार के भरण पोषण का इंतजाम हो जाए। ज़्यादातर जब महिलाएं पंचायत को दरख्वास्त देतीं, उनके नाम दस्तावेजों में दर्ज नहीं किए जाते। दरख्वास्त करने वाली का हवाला गृहस्थी के मर्द मुखिया की मां, बहन या पत्नी के रूप में दिया जाता था। भूमिहर भद्रजनों में महिलाओं को पुश्तैनी संपत्ति का हक मिला हुआ था। पंजाब में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां विधवा महिलाएं भी पुश्तैनी संपत्ति के विक्रेता के रूप में ग्रामीण जमीन के बाजार में सक्रिय हिस्सेदारी रखती थीं। हिंदू और मुसलमान महिलाओं को जमींदारी उत्तराधिकार में मिलती थी, जिसे बेचने अथवा गिरवी रखने के लिए वे स्वतंत्र थीं। बंगाल में भी महिला जमींदार पाई जाती थी। 18वीं सदी की सबसे बड़ी और मशहूर जमींदारियों में से एक थी राजशाही की जमींदारी, जिसकी कर्ता धर्ता एक स्त्री थी। जंगल और कबीले। बसे हुए गांवों के अलावा जंगल और कबीले भी थे उस जमाने में, जिनका अस्तित्व था, और मानव समाज के इतिहास को समझने के लिए जंगलों और कबीलों को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बसे हुए गांवों को। ग्रामीण भारत में बसे हुए लोगों की खेती के अलावा भी बहुत कुछ था। उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत की गहरी खेती वाले प्रदेशों को छोड़ दें तो ज़मीन के विशाल हिस्से जंगल या झाड़ियों से घिरे थे। ऐसे इलाके झारखंड सहित पूरे पूर्वी भारत, मध्य भारत, उत्तरी क्षेत्र, जिसमें भारत नेपाल के सीमावर्ती इलाकों की तराई शामिल है, दक्षिणी भारत का पश्चिमी घाट और दक्कन के पठारों में फैले हुए थे। हालांकि इस काल में अखिल भारतीय स्तर पर
जंगलों के फैलाव का औसत निकालना लगभग असंभव है। फिर भी समसामयिक स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह औसत करीब करीब 30% था। 30% था। यह औसत लगभग करीब करीब 40% था। सॉरी, 30 निकल गया मुंह से, लेकिन ये 40 है। ठीक है, यह औसत लगभग 40%। समसामयिक रचनाएं जंगल में रहने वालों के लिए जंगली शब्द का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन जंगली होने का मतलब सभ्यता का न होना बिल्कुल नहीं था। वैसे आजकल इस शब्द का प्रचलित अर्थ यही है। उन दिनों इस शब्द का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए होता था जिनका गुजारा जंगल के उत्पादों, शिकार और स्थानांतरीय खेती से होता था। ये काम मौसम के मुताबिक होते थे। उदाहरण के तौर पर भीलों में बसंत के मौसम में जंगल के उत्पाद इकट्ठा किए जाते, गर्मियों में मछली पकड़ी जाती, मानसून के महीनों में खेती की जाती और शरद व जाड़े के महीनों में शिकार किया जाता था। यह सिलसिला लगातार गतिशीलता की बुनियाद पर खड़ा था और इस बुनियाद को मजबूत भी करता था। लगातार एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना इन जंगलों में रहने वाले कबीलों की एक खासियत थी। जहाँ तक राज्य का सवाल है, उसके लिए जंगल उलट फेर वाला इलाका था, बदमाशों को शरण देने वाला अड्डा। एक बार फिर हम बाबर की ओर देखते हैं। बाबर, मुगल सम्राट बाबर, तो जो कहता है कि जंगल एक ऐसा रक्षा कवच था जिसके पीछे परगना के लोग कड़े विद्रोही हो जाते थे और कर अदा करने से मुकर जाते थे। जंगलों में घुसपैठ। जंगल में बाहरी ताकतें कई तरह से घुसती थीं। मसलन राज्य को सेना के लिए हाथियों की ज़रूरत होती थी, इसलिए जंगल वासियों से ली जाने वाली पेशकश में अक्सर हाथी भी शामिल होते थे। मुगल राजनीतिक विचारधारा में गरीबों और अमीरों सहित सबके साथ जुड़ते हुए राज्य के गहरे सरोकार का एक लक्षण था शिकार अभियान। दरबारी इतिहासकारों की माने तो शिकार अभियान के नाम पर बादशाह अपने विशाल साम्राज्य के कोने कोने का दौरा करता था और इस तरह अलग अलग इलाकों के लोगों की समस्याओं और शिकायतों पर व्यक्तिगत रूप से गौर करता था। दरबारी कलाकारों के चित्रों में शिकार का विषय बार बार आता था। इन चित्रों में चित्रकार अक्सर छोटा सा एक ऐसा दृश्य डाल देते थे जो सद्भावनापूर्ण शासन का संकेत देता था। कृषि बस्तियों के लिए जंगलों का सफाया। कृषि बस्तियों के लिए जंगलों को काटकर साफ किया गया। वो आपको सुंदर मुकुंद राम चक्रवर्ती, जो 16वीं सदी में हुए थे, वो बंगाली थे, उनकी एक कविता है। इसमें पता चलता है कि कृषि बस्तियों के लिए जंगलों का सफाया किया जा रहा था। वाणिज्यिक खेती का असर बाहरी कारक के रूप में जंगलवासियों की जिंदगी पर भी पड़ता था। जंगल के उत्पाद जैसे शहद, मधुमोम और लाख की बहुत मांग थी। लाख जैसी बहुत वस्तुएं तो 17वीं सदी में भारत से समुद्र पार होने वाले निर्यात की मुख्य वस्तुएं थीं। हाथी भी पकड़े और बेचे जाते थे। व्यापार के तहत वस्तुओं की अदला बदली भी होती थी। कुछ कबीले भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले ज़मीनी व्यापार में लगे थे, जैसे पंजाब का लोहानी कबीला। वे पंजाब के गांवों और शहरों के बीच होने वाले व्यापार में भी शिरकत करते थे। सामाजिक कारणों से भी जंगलवासियों के जीवन में बदलाव आए। कबीलों के भी सरदार होते थे। बहुत कुछ ग्रामीण समुदाय के बड़े आदमियों की तरह कई कबीलों के सरदार जमींदार बन गए, कुछ तो राजा भी हो गए। ऐसे में उन्हें सेना खड़ी करने की ज़रूरत हुई। उन्होंने अपने ही खानदान के लोगों को सेना में भर्ती किया या फिर अपने ही भाई बंधुओं से सैन्य सेवा की मांग की। सिंधु इलाके की कबीलाई सेनाओं में
6,000 घुड़सवार और 7,000 पैदल सिपाही होते थे। असम में अहोम राजाओं के अपने पायक होते थे। ये वे लोग थे जिन्हें जमीन के बदले सैनिक सेवा देनी पड़ती थी। अहोम राजाओं ने जंगली हाथी पकड़ने पर अपने एकाधिकार का ऐलान भी कर रखा था। हालांकि कबीलाई व्यवस्था से राजनीतिक प्रणाली की तरफ संक्रमण बहुत पहले ही शुरू हो चुका था, लेकिन ऐसा लगता है कि 16वीं सदी में आकर ही यह प्रक्रिया पूरी तरह विकसित हुई। इसकी जानकारी हमें उत्तर पूर्वी इलाकों में कबीलाई राज्यों के बारे में आइन की बातों से मिलती है। आइन ए अकबरी उदाहरण के तौर पर 16वीं-17वीं सदी में कोच राजाओं ने पड़ोसी कबीलों के साथ एक के बाद एक युद्ध किया और उन पर अपना कब्जा जमा लिया। जंगल के इलाकों में नए सांस्कृतिक प्रभावों के विस्तार की भी शुरुआत हुई। कुछ इतिहासकारों ने तो दरअसल यह भी सुझाया है कि नए बसे इलाकों के खेतिहर समुदायों ने जिस तरह धीरे धीरे इस्लाम को अपनाया, उसमें सूफी संतों, पीर ने एक बड़ी भूमिका अदा की थी। जमींदार। मुगल भारत में कृषि संबंधों की हमारी दास्तान तब तक अधूरी रहेगी जब तक गांवों में रहने वाले एक ऐसे तबके की बात न कर लें जिनकी कमाई तो खेती से आती थी, लेकिन जो कृषि उत्पादन में सीधे हिस्सेदारी नहीं करते थे। ये जमींदार थे, लेकिन ये जमींदार थे जो अपनी ज़मीन के मालिक होते थे और जिन्हें ग्रामीण समाज में ऊंची हैसियत की वजह से कुछ खास सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं मिली हुई थीं। जमींदारों की बढ़ी हुई हैसियत के पीछे एक कारण जाति था, दूसरा कारण यह था कि ये लोग राज्य को कुछ खास किस्म की सेवाएं, खिदमत देते थे। जमींदारों की समृद्धि की वजह थी उनकी विस्तृत व्यक्तिगत जमीन। इन्हें मिल्कियत कहते थे, यानी संपत्ति। मिल्कियत जमीन पर जमींदार के निजी इस्तेमाल के लिए खेती होती थी। अक्सर इन जमीनों पर दिहाड़ी के मजदूर या पराधीन मजदूर काम करते थे। जमींदार अपनी मर्जी के मुताबिक इन जमीनों को बेच सकते थे, किसी और के नाम कर सकते थे या उन्हें गिरवी रख सकते थे। जमींदारों की ताकत इस बात से भी आती थी कि वे अक्सर राज्य की ओर से कर वसूल कर सकते थे। इसके बदले उन्हें वित्तीय मुआवजा मिलता था। सैनिक संसाधन उनकी ताकत का एक और जरिया था। ज़्यादातर जमींदारों के पास अपने किले भी थे और अपनी सैनिक टुकड़ियां भी, जिसमें घुड़सवारों, तोपखाने और पैदल सिपाहियों के जत्थे थे। इस तरह अगर हम मुगल कालीन गांवों में सामाजिक संबंधों की कल्पना का एक पिरामिड के रूप में करें तो जमींदार इसके संकड़े शीर्ष का हिस्सा थे। अबुल फजल इस ओर इशारा करता है कि ऊंची जाति के ब्राह्मण राजपूत गठबंधन ने ग्रामीण समाज पर पहले ही अपना ठोस नियंत्रण बना रखा था। इसमें तथाकथित मध्यम जातियों की भी खासी नुमाइंदगी थी, जैसा कि हमने पहले देखा है, और इसी तरह कई मुसलमान जमींदारों को भी समसामयिक दस्तावेजों में ऐसा लगता है कि जंग में जीत जमींदारों की उत्पत्ति का संभावित स्रोत रहा होगा। अक्सर जमींदारी फैलाने का एक तरीका था ताकतवर सैनिक सरदारों द्वारा कमज़ोर लोगों को बेदखल करना, मगर इसकी संभावना कम ही है कि किसी जमींदार को इतने आक्रामक रूख की इजाज़त राज्य देता हो, जब तक कि एक राज्यादेश सनद के जरिए इसकी पुष्टि पहले ही नहीं कर दी गई हो। इससे भी महत्वपूर्ण थी जमींदारी को पुख्ता करने की धीमी प्रक्रिया। स्रोतों में इसके दस्तावेज भी शामिल हैं। ये कई तरीके से किया जा सकता था। नई ज़मीनों को बसाकर, अधिकारों के हस्तांतरण के जरिए, राज्य के आदेश से या फिर खरीद कर। यही वे प्रक्रियाएं थीं जिनके जरिए अपेक्षाकृत निचली जातियों के लोग भी जमींदारों के दर्जे में दाखिल हो सकते थे, क्योंकि इस काल में जमींदारी धड़ल्ले से खरीदी और बेची जाती थी। कई कारणों में ने मिलकर परिवार या वंश पर आधारित जमींदारियों को
पुख्ता होने का मौका दिया। मसलन राजपूतों और जाटों ने ऐसी रणनीति अपनाकर उत्तर भारत में जमीन की बड़ी बड़ी पट्टियों पर अपना नियंत्रण पुख्ता किया। इसी तरह मध्य और दक्षिण पश्चिम बंगाल में किसान पशुचारियों ने ताकतवर जमींदारियां खड़ी की। जमींदारों ने खेती लायक जमीनों को बसाने में अगुवाई की और खेतीहरों को खेती के साजो सामान वो उधार देकर उन्हें वहां बसने में भी मदद की। जमींदारी की खरीद फरोख्त से गांवों के मौद्रीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई। इसके अलावा जमींदार अपनी मिल्कियत की ज़मीनों की फसल भी बेचते थे। ऐसे सबूत हैं जो दिखाते हैं कि जमींदार अक्सर बाजार स्थापित करते थे जहां किसान भी अपनी फसलें बेचने आते थे। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि जमींदार शोषण करने वाला तबका था, लेकिन किसानों से उनके रिश्तों में पारस्परिकता, पैतृकवाद और संरक्षण का पुट था। दो पहलू इस बात की पुष्टि करते हैं। एक तो ये कि भक्ति संतों ने जहाँ बड़ी बेबाकी से जातिगत और दूसरी किस्मों के अत्याचारों की निंदा की, वहीं उन्होंने जमींदारों को किसानों के शोषक या उन पर अत्याचार करने वालों के रूप में नहीं दिखाया। आम तौर पर राज्य का राजस्व अधिकारी ही उनके गुस्से का निशाना बना। दूसरे 17वीं सदी में भारी संख्या में कृषि विद्रोह हुए और उनमें राज्य के खिलाफ जमींदारों को अक्सर किसानों का समर्थन मिला। तो मेरे दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर व्यूइंग।